स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार उत्थान क्लासेस में। और जैसे कि कल की क्लास हमारी मैथमेटिक्स की चली थी, आज फिर वही क्लास लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शिवन चौहान और हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज मैथ्स की क्लास। तो जैसे कि हमने बताया था कि हमने क्षेत्रमिति शुरू की थी और आपको ज्योमेट्री की चीजों में एंगल के बारे में जानकारी दे दी थी। वैसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने ट्राइंगल भी आपको पढ़ा दिया था, ट्राइंगल की भुजाओं और उसके क्षेत्रफल को लेकर के जो संबंध है वो भी आपको समझा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि जो त्रिभुज है, इसको कल हमने पढ़ा था। तो त्रिभुज की भुजाओं में जो संबंध बताया था उसी का एक संबंध और हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई भुजा, ये तीन भुजाएं, चौथी भुजा इस त्रिभुज को बांट रही है और ये दोनों एक खास अनुपात में बांट रही है। जैसे मैंने कहा ये 4 है ऊपर का हिस्सा और ये 3 है। तो वैसे ही अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला जो हिस्सा है उसकी लेंथ जो है वो 12 है, तो जिस अनुपात में आपने पहली भुजा को बांटा है उसी अनुपात में ये और ये वाली भुजा रहेगी। जैसे इस ट्राइंगल का नाम मैं रख देता हूं ए बी सी और इसका नाम हो गया डी ई। तो जो रेशियो आपने ए डी और यहां पर पूरी भुजा ले लेते हैं इसकी, जैसे आपका नाम हो जाएगा ए बी, पूरी भुजा लेंगे तो ए बी, वही रेशियो इसकी छोटी भुजा का नाम है डी ई और इसकी बड़ी भुजा का नाम है पी सी। इस तरीके से रहने वाला है। तो जैसे कि हम AD की वैल्यू देखते हैं तो ये 4 है, AB की वैल्यू देखते हैं तो AB जो है वो AD प्लस BD मतलब दोनों को मिला करके है तो वो 7 है। और यहां पर जो DE है उसकी वैल्यू तो हमको पता कर ली है तो हम DE को DE लिख देते हैं और VC की वैल्यू जो है हमें गिवन है तो वो 12 है। अगर हमें DE निकालना है तो वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो हम इसको 4 इंटू 12 अपॉन 7 48/7 लगभग में आंसर 7 आएगा। 749 होता है, ये 48 है तो 6.89 समथिंग कुछ आंसर बनने वाला है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम आपको ये समझा पाए कि भुजाओं का संबंध आपस में कैसे होता है। अगर आप इधर से AD लेते हैं AD और इधर से BD ले लेते हैं तो आपको दूसरी वाली भुजा में भी वही हिस्से लेने हैं, यानी कि AE और EC, तब आपका रेशियो बनेगा। उम्मीद है ये वाली बात एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगली बात कर लेते हैं वर्ग की, स्क्वायर की। तो वर्ग के बारे में आज हम अच्छे से जानकारी लेंगे। एक चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज, इसकी पहचान समझ लेते हैं क्या क्या है। तो पहली पहचान है चारों भुजाएं जो हैं वो समान होंगी, चारों भुजाएं समान होंगी, ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान है सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। 4 कोण होते हैं, चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं। और तीसरी पहचान है विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, ये इसकी पहचान है। देखो चारों भुजाएं समान होंगी मतलब AB BC CD AD ये चारों भुजाएं समान होंगी और हर जगह 90 डिग्री का कोण होगा तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा। और विकर्ण जो कि AC और BD है इनकी लंबाई समान होती है, ये इसकी पहचान है। ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला आएगा। सबसे पहला फॉर्मूला है परिमाप। परिमाप हम जानते हैं किसको कहते हैं, हमने आपको जब ट्रायंगल पढ़ाया था तब भी बताया था कि परिमाप जो होता है वो किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योगफल होता है। इसमें 4 भुजाएं हैं AB BC CD और AD और चारों के चारों इक्वल हैं। तो जब कोई वैल्यू 4 बार जोड़नी है उससे अच्छा उसमें 4 का गुणा कर दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू भुजा या 4 इंटू साइड।
इसी तरीके से इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा, साइड स्क्वायर। इसका विकर्ण निकालना है, इसका फॉर्मूला है भुजा गुणा √2। और अगर आपको निकालना है, इसका परिमाप बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया, विकर्ण बता दिया, और क्षेत्रफल निकालना है विकर्ण की सहायता से, तो हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अगर आप वर्ग को लेकर के सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, यानी कि AC या BD, कोई भी आप देख लो, ये इसकी भुजा से √2 गुना बड़ा होता है। इतनी बात है वर्ग को लेकर के। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी में नोट कर लें प्रॉपर तरीके से, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। वर्ग की बात खत्म हो गई, इसके बाद आ जाते हैं आयत पे, यानी रेक्टेंगल पे। आयत, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल में ज्यादा फर्क नहीं है वर्ग से लेकर के। इसकी पहली पहचान है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समान, ये इसकी पहचान है पहली। आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समान होंगी, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि आमने सामने की भुजाओं में देखते हैं कौन कौन है। तो जैसे कि इसकी AB भुजा ले लेते हैं, AB, तो जो AB होगी वो CD के बराबर होगी। और इधर ले लेते हैं AD, तो जो AD होगी वो BC के बराबर होगी। ये है आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। इसमें भी दूसरी पहचान एक, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। नब्बे डिग्री का होता है, यानी कि ये जो आप यहां पर कोण देखते हैं, ये और ये चारों के चारों जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसमें भी विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण की लंबाई समान होती है, विकर्ण की लंबाई समान होती है। ये 3-4 पहचान है इसकी। अगर आपको इतने गुण किसी भी आकृति के अंदर दिखाई पड़ते हैं, कोई भी आकृति इतनी प्रॉपर्टीज रखती है, तो आप उस आकृति को क्या नाम दे देंगे, आयत के नाम से बुलाएंगे, रेक्टेंगल के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसके अंदर भुजाएं कितनी है, इसके अंदर भुजाएं हैं 4, और 4 में आमने सामने वाली बराबर है। तो अगर हम इसको लंबाई को L कह दें, इस लंबाई को भी फिर L कहेंगे, इस चौड़ाई को अगर हम B कहते हैं तो इस वाली चौड़ाई को भी B कहेंगे। तो यहां पर लंबाई खुद 2 बार आई है, तो चारों भुजाएं जब जोड़ेंगे तो L प्लस B प्लस L प्लस B। तो L 2 बार है, B 2 बार है, इसलिए 2 ले लिया मैंने कॉमन, 2L प्लस B। ये फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा। यहां पर प्लस है, पूरा लिख देता हूं दोबारा से, 2L प्लस B, क्योंकि L 2 बार है, B 2 बार है। इस तरीके से इसका परिमाप निकाला जाता है किसी भी आयत का। ठीक है, अब बात आती है क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल बहुत सिंपल है, L इंटू V करके निकलेगा। इसका विकर्ण कैसे निकलेगा, विकर्ण निकलेगा √L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर से। इतनी बात है आयत को लेकर के। बोलो इतनी बात सबके क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत होगी, अगर है तो वो कमेंट में अपनी बात बता सकता है।
सारी बातें समझ में आ रही होंगी। फॉर्मूलों को याद करना बहुत जरूरी है अगर आप मेंसुरेशन जैसे टॉपिक को सीखना चाहते हैं, और ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल यहां से दिखाई पड़ते हैं, और इनकी जो मुख्य जड़ है सीखने की वो ये फॉर्मूले हैं। आपको इनको समझना है बेहतर तरीके से तो आपको याद भी जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। अब बात कर लेते हैं आगे समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जो है वो एक तरीके से वर्ग का भाई है। रोम्बस कहते हैं इसको। ऐसे वर्ग का भाई है क्योंकि इसमें भी चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर इसकी लंबाई को a दिया है तो ये भी a होगी, ये वाली भुजा भी a होगी और ये वाली भुजा भी a होगी। जब चारों भुजाएं समान होंगी तो मैंने जैसे कि बताया कि परिमाप का मतलब ही होता है सभी भुजाओं का योग। तो ये वाला जो परिमाप इसका निकलेगा वो भी सभी भुजाओं का योग, यानी 4 इंटू साइड निकलेगा, 4 इंटू भुजा निकलेगा। परिमाप जो निकलेगा वो 4 गुणा भुजा निकलेगा। ठीक है, ये तो परिमाप की बात होगी। तो उससे पहले इसकी पहचान को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं समान होती हैं, ये इसकी पहली खासियत है। दूसरा, कोण 90 डिग्री के नहीं होते। अगर इन चारों कोणों को आप देखो तो ये कोई भी डिग्री के हो सकते हैं, अलग अलग डिग्री के हो सकते हैं, पर 90 डिग्री के नहीं होते। हाँ, लेकिन एक गुण जरूर है कि आमने सामने के बराबर होंगे, यानी जितना एंगल बी वाली जगह पर बनेगा उतना ही एंगल डी वाली जगह पर बनेगा, और जितना सी वाली जगह पर बनेगा उतना ए वाली जगह पर बनेगा। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, बल्कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आमने सामने के कोण समान होते हैं, ये इसकी एक पहचान है। एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान, यहां से सवाल भी बनता है कई बार कि इसके जो विकर्ण हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। जैसे मैंने बोला वर्ग के समान होते हैं, आयत के समान होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के समान नहीं होते। तो फिर क्या खासियत है इनके अंदर? तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है इनके साथ कि जब ये एक दूसरे को काटते हैं, जैसे कि AC विकर्ण ने BD विकर्ण को काटा है, तो जिस बिंदु पर काटा है, इस वाले बिंदु पर काटा है, तो इस वाले बिंदु पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मतलब ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे इस जगह पे भी 90 डिग्री का, ऐसे इस जगह पे भी 90 डिग्री का, ऐसे इस जगह पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो ये क्या पहचान हो गई कि जो विकर्ण है, विकर्ण वो लंबवत समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक हैं, ये है इनके विकर्ण की सबसे खास बात। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, समद्विभाजक हैं। इसका ये मतलब हो गया कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते जरूर हैं, साथ ही साथ बराबर बराबर लंबाई में भी बांटते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया कि जो AC है इसकी अगर कुल लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट गए हैं उसके इस तरफ ये 7 होगा, इस तरफ भी 7 होगा। बात समझ आ रही है? और मैंने कहा अगर BD है, इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो O पॉइंट है जहां पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है, इसको O नाम दे देते हैं, तो BO की लंबाई 5 होगी और वैसे ही OD की लंबाई भी 5 होगी। यानी कि एक दूसरे को लंबवत यानी कि 90 डिग्री पे भी काटते हैं और समद्विभाजक करते हैं, यानी बराबर बराबर 2 भागों में भी बांट देते हैं। ये इसकी पहचान है। ये आपका आ गया समचतुर्भुज के बारे में। तो परिमाप आपने समझ लिया, 4 इंटू साइड होता है क्योंकि चारों भुजाएं समान है। क्षेत्रफल इसका जो निकलता है वो भुजाओं के उपयोग से नहीं निकलता, विकर्ण से निकलता है। क्षेत्रफल इसका निकलता है 1/2 D1 इंटू D2। ये D1 D2 क्या है? D1 D2 ये विकर्ण की लंबाइयां हैं। जैसे कि यहां पे पहला विकर्ण है AC, तो आप इसको D1 मान लीजिए, दूसरा विकर्ण है BD, इसको D2 मान लीजिए। जब आप 1/2 D1 इंटू D2 करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा इस तरीके से।
कई बार आपसे सवाल में, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न यही है, वो आपसे क्या पूछता है, भुजा पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, भुजा पूछ लेता है। अब मेरी बात को समझना कि भुजा कैसे निकालेंगे। तो इस फिगर के अंदर आप देखो, मैंने कहा यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है, कि अगर किसी भी एक जगह देखोगे तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर ये ओ बिंदु है तो ए ओ बी, ये जो इधर का हिस्सा है ए ओ बी, ये एक त्रिभुज बन गया। और जब भी किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में एक चीज लग जाती है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाएं यानी कि लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है। तो यहां पर 90 डिग्री अगर इस जगह है तो इसके सामने तो ए बी पड़ेगा, या 90 डिग्री इस जगह पर है तो इसके सामने तो बी सी पड़ेगा। और वैसे ही 90 डिग्री अगर इस जगह पर है तो इसके सामने सी डी पड़ रहा है, और 90 डिग्री अगर यहां पर है तो ए डी पड़ रहा है। यानी हर एक 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा। वो जो कर्ण है वो त्रिभुज के लिए है, लेकिन उसी कर्ण को अगर आप देखेंगे तो वो ए बी सी डी चतुर्भुज की भुजाएं हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ए बी पड़ता है, तो ए बी इस त्रिभुज के लिए, ए ओ बी के लिए तो कर्ण, लेकिन ए बी सी डी के लिए ये भुजा है। तो जो भुजा है वो कर्ण है। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर जो है वो दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। लेकिन ना तो हमें एओ पता है ना हमें बीओ पता है, लेकिन एओ जो भी होगा वो एसी का आधा होगा, वैसे बीओ जो भी होगा वो बीडी का आधा होगा। यानी कहीं ना कहीं विकर्णों को आधा इस्तेमाल करना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा भुजा स्क्वायर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहां से जो साइड निकल के आएगी, भुजा निकल के आएगी, तो वो इस तरफ बन जाएगा रूट। वहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट बन जाएगा और हो जाएगा d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनकर के तैयार हुआ। और यहां से अक्सर क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है। ये बात आप अच्छे से नोट कर लें, समझ लें। ये सारे फॉर्मूले बहुत प्रॉपर तरीके से लिख लें और इनको अच्छे से याद भी कर लें। आने वाले टाइम में जब हम प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे और आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, सारा आपके ऊपर से निकल के जाएगा। तो आप इन फॉर्मूले को आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है। अब अगर याद करने में दिक्कत आएगी तो कैसे काम बनेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट कर लें। मैं स्क्रीन के सामने हट जाता हूं, पूरा इसको एक बार देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगली जो आकृति है वो एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, पैरालेलोग्राम है। और ये एक तरीके से आयत का भैया है। जैसे मैंने कहा था कि जो सम चतुर्भुज है वो वर्ग का भाई है, उसी तरीके से जो समांतर चतुर्भुज है, पैरालेलोग्राम है, ये आयत का भाई है। किस तरीके से, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ये वाली भुजा इसके समान होगी और ये वाली भुजा इसके समान होगी। कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। अगर कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे तो ये समांतर चतुर्भुज क्यों रहेगा, फिर तो ये आयत बन जाएगा। तो कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए ना। हाँ, तो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, पहली पहचान। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ये पहली पहचान है इसकी। दूसरी बात, कोण 90 डिग्री के नहीं होते और विकर्ण भी असमान होते हैं। विकर्ण असमान होते हैं मतलब बराबर नहीं होते हैं, ये इसकी पहचान है। अगर आपको ये दो प्रॉपर्टीज किसी के अंदर दिख जाए, ये दो गुण आपको किसी भी आकृति के अंदर दिख जाए, तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये वाली जो आकृति है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब बात आती है इसके परिमाप की। तो जैसा कि आप परिमाप की परिभाषा से जानते हैं, परिमाप चारों तरफ की माप, तो आपको चारों तरफ की भुजाएं जोड़नी है। अगर इसको आप लंबाई कहते हो तो इसको भी लंबाई कहना पड़ेगा। ये v है तो ये भी b हो जाएगा।
चारों भुजा जब आप जोड़ोगे तो इसका परिमाप वही हो जाएगा जो आयत का था, यानी कि 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, ये इसका परिमाप हो जाएगा। और इसका जब आप निकालोगे क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज शामिल हैं, कहीं से भी जब आप बिकर डालोगे तो इसके अंदर दो त्रिभुज आपको नजर आ जाएंगे, ऊपर नीचे दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। कल मैंने ये समझाया था, यानी कि हाइट इंटू बेस, यानी कि ऊंचाई और आधार के गुणा का आधा। जब ऊंचाई और आधार के गुणा का आधा दो बार जोड़ा जाएगा, कितनी बार? दो बार, तो आधा आधा एक हो जाएगा, तो सीधा बन जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला एरिया का। ज्यादातर क्वेश्चन यही दोनों जगह से आते हैं, या तो परिमाप पूछा जाता है या आपसे आधार पूछा, क्षेत्रफल पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये अब आपका आ गया। अगर आपने इसके लिख ना पाया हो तो एक बार आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपके लिए सुटेबल हो वो काम इसके साथ कर लें। तो क्षेत्रफल जो है वो निकलेगा आधार गुणा ऊंचाई से। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। ये लाइव क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि नेट की दिक्कत आ रही है, ये रिकॉर्डेड क्लास है आपके लिए, क्योंकि क्लास का एक रूटीन बना रहे। तो अगर इसमें भी आपको कोई समस्या आती है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल बेझिझक इस पर कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना है, आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको अपनी बात आगे रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली बारी है वृत्त की, यानी कि सर्किल की। तो वृत्त जो है सर्किल, अब समझते हैं इसको। देखो, ये जो सेंटर से, मतलब ये इसका मिड पॉइंट, इसका सेंटर है, और इसकी जो किनारी है इसको हम परिधि कहते हैं, यहां तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस, इसको हम स्मॉल आर से दिखा सकते हैं, किसी किसी स्पेशल केस में कैपिटल आर से भी दिखा सकते हैं। और जो व्यास होता है, व्यास क्या है? व्यास इस त्रिज्या का दो गुना है। किस तरीके से समझते हैं? देखो, जब भी कोई रेखा इसके सेंटर से होकर के आर पार जाएगी, जैसे कि ये रेखा है, तो ये इसको सेंटर से टच करके आई है और दोनों ओर से इसने टच किया है, तो इसी को हम व्यास कह देते हैं। अगर इसको नाम, देखो सेंटर तो ओ रहता है, इसका नाम दे दें ए बी, तो जो व्यास है वो ए बी होगा, और ए बी जो होगा वो 2 गुणा त्रिज्या होगा। इसीलिए इसको शॉर्ट में 2r कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 2r कह देते हैं। अब आती है परिधि। परिधि क्या है? देखो, परिधि, परिमिति, ये सही से लिखा नहीं है, परिमिति या पेरीमीटर, ये सबका एक ही मतलब है। क्या मतलब है? कि अगर ये से समझ लो, एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं कि परिधि की जो अवधारणा है वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप ऐसे समझ लो कि आप ये गोलाकार एक ग्राउंड है, और एसएससी जीडी वाले बच्चे तो दौड़ने जाते ही होंगे। तो ये गोलाकार ग्राउंड है, और अगर आप यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दौड़ना शुरू करते हो, और दौड़ करके जब आप एक पूरा चक्कर लगा करके आएंगे और वापस से जहां से आपने शुरू किया था वहीं आकर के रुक जाएंगे, तो जो आपने दूरी एक चक्कर लगा करके कवर की है, उसी दूरी को परिधि, परिमिति या पेरीमीटर कहा जाता है। सरकमफेरेंस भी कहा, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कहा जाता है। यह होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। ऐसे ही इसका जो क्षेत्रफल होगा वृत्त का, वो होता है πr², πr²। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। एक बार प्रॉपर तरीके से उसको नोट कर लो, फिर देखते हैं। नोट हो गया होगा?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। तो इसी में जो सवाल आता है वो अक्सर रेशियो को लेकर के आता है। जब भी आपका रेशियो बदलता है या गुना, कोई जैसे आप किसी चीज को, किसी भुजा को 2 गुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं, उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन आता है, तो वो किस तरीके से काम करता है वो वृत्त को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। तो वृत्त में एक चीज है त्रिज्या, एक है व्यास और एक है परिधि और एक है क्षेत्रफल। इतनी चीजें जो हैं वो वृत्त के अंदर आती हैं। त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो r हो गया, व्यास को हम दिखाते हैं 2r से, परिधि को दिखाते हैं 2πr से और क्षेत्रफल को दिखाते हैं πr² से। मैंने कहा कि जो और वैल्यूज आ रही हैं, देखो अगर मैं छोटा वृत्त ले लेता हूं तो उसकी r छोटी होगी, बड़ा वृत्त ले लेता हूं तो r बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं छोटे वृत्त की परिधि निकालता हूं तो 2π, तो दोनों में ही सेम आएगा, बड़े में भी और छोटे में भी, दोनों में ही सेम आएगा। जो पाई है वो तो दोनों में ही सेम आएगा ना। तो जो 2π है वो कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे वो बड़ा वृत्त हो चाहे वो छोटा वृत्त हो। परिवर्तन अगर आ सकता है तो r में आ सकता है। तो जो भी चीज डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है, वो r पे कर रही है। जब तक r की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक कोई और चेंज भी नहीं आएगा। वैल्यू से मेरा मतलब है कि r की पावर, तो आप इस जगह देख रहे हो r की पावर 1 है, r की पावर 1 है, r की पावर 1 है। इन तीनों जगह पर त्रिज्या में, व्यास में, परिधि में r के ऊपर सिर्फ एक पावर है, एक की घात है। तो यहां जो चेंज आने वाले वो सेम टू सेम आएंगे। क्या लॉजिक है? जैसे मैंने कहा किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर हम 2 गुना कर दें, ऐसे सवाल आते हैं और इन सवालों में सॉल्यूशन नहीं करना होता है, ये फैक्ट बेस्ड सवाल है, देखते ही आप कर देंगे। जैसे मैंने कहा किसी त्रिज्या को अगर हम 2 गुना कर दें तो सीधी सी बात है कि अगर r में परिवर्तन नहीं आया है तो व्यास भी 2 गुना ही होगा, वैसे ही इसकी परिधि भी 2 गुना ही होगी। ये उतनी देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर r में चेंज नहीं आया है तो एक जैसी पावर वाले जो भी फॉर्मूले हैं उनमें भी चेंज नहीं आएगा। जो गुना का परिवर्तन है वो तीनों जगह पर एक जैसा चलेगा। कई बार सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करने पर उसकी परिधि में क्या परिवर्तन आएगा या परिधि कितने गुना हो जाएगी। अब बच्चे को लगता है फॉर्मूले में 2π है तो 2 का गुना तो उधर ही हो गया, तो वो 2 गुना को कर दे 4 गुना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहां पर r पर ध्यान दीजिए, यानी कि इसकी रेडियस पर ध्यान दीजिए। अगर r पर पावर चेंज नहीं हो रही है तो वो तीनों एक तरीके से काम करेंगे, और यहां आते ही r पर पावर चेंज हो गई है, सिंगल पावर से डबल पावर हो गया है, तो ये 2 गुना का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना। बोलो इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हमें लगता है मेरी बात आप तक पहुंच गई है प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही मान लो त्रिज्या को अगर हमने 3 गुना कर दिया, 1 सेकेंड, कितने गुना कर दिया? 3 गुना कर दिया, 3 गुना, तो व्यास भी 3 गुना ही हो जाएगा, परिधि भी 3 गुना ही हो जाएगी, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना होगा। अब बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? किस तरीके से ये गुना वाला तरीका काम करता है। तो जैसे मैंने आपको यहां पर वृत्त का उदाहरण दिया, आप इसको वर्ग से कनेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर त्रिज्या की जगह भुजा होती है, यहां विकर्ण समझ लो, इस वाली जगह पर यहां परिमाप समझ लो, और यहां क्या समझ लो? क्षेत्रफल ही समझ लो। क्षेत्रफल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्रफल हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, कोई भी क्षेत्रफल हो, सतही क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, क्षेत्रफल होना चाहिए। परिवर्तन इसी तरीके से होगा। यही परिवर्तन आपका परसेंटेज में काम करता है कि अगर आपने त्रिज्या को 10% इंक्रीज कर दिया, 10% बढ़ा दिया, तो यह सही बात है कि उसका व्यास भी 10% ही बढ़ेगा और उसकी परिधि भी 10% ही बढ़ेगी। लेकिन जब आप क्षेत्रफल पे आओगे तो आप यहां स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि परसेंटेज है, और जब 2% एक बार साथ साथ लगते हैं, क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल निकालने में 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंक्रीजमेंट या 2 डिक्रीजमेंट का मल्टीप्लाई ऐसे सॉल्व नहीं होता, वो आपको 100 मान के करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि कोई चीज 100 थी, क्षेत्रफल कितना था? 100 था।
आपने उसकी पहली वाली भुजा बढ़ाई 10% तो हो गई 110। फिर आपने दूसरी भुजा बढ़ाई 10% तो फिर हो गई 110। तो आप देखें 100 से 100 हुआ कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 11 का मल्टीप्लाई 121। आप देख पा रहे हैं कि 100 वाली चीज बढ़ के क्या हो गई 121 हो गई। तो 10% का जब यहां चेंज आएगा तो यहां 21% का चेंज आएगा। इतनी बात ओके है। यहां मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। वृत्त से समझाया, वर्ग तक पहुंचा दिया, इसी तरीके से परिवर्तन आता है। और यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का है एसएससी जीडी वालों, इसको नोट कर लो आप। कोई ना कोई शिफ्ट में यहां से सवाल देखने को मिल ही जाएगा। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना कि यहां से क्वेश्चन फंसे हैं, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताना, हम दोबारा से अगली जो भी क्लास लेंगे उसमें बड़े प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार आप हमें बताएं, इन्फॉर्म करें, इसको और बेटर तरीके से समझाया जाएगा। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी पे नोट कर लें। ठीक, तो ये थे आपके सारे फॉर्मूले जो हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करवाए हैं। अब इन्हीं से संबंधित जो प्रश्न है आपके पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको हम करवाने वाले हैं, उनको हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरीके से इन्हीं फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 है। अभी ये बता चुका हूं कि किस तरीके से भुजा, विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात या फिर गुणा किस तरीके से काम करता है, वो बात अभी मैंने समझाई है। दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 है, उनके पैरामीटर का अनुपात क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखो, अभी भी बताया कि जो भुजा होगी उसी तरीके से वही अनुपात आपका विकर्ण में मिलेगा, वही अनुपात आपको परिमाप में मिलेगा। तो यहां तो बात कर रहा है परिमाप की। देखो क्या कह रहा है, उसके पैरामीटर में क्या अनुपात होगा। तो पैरामीटर में वही अनुपात होगा जो भुजा में होगा। और भुजा में कैसे पता चलेगा, अगर क्षेत्रफल 16:9 है तो सीधी सी बात है कि भुजा 4:3 होगी, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता तो ही तो क्षेत्रफल बनता है। और ये भुजा है, यही अनुपात परिमाप का होना चाहिए। तो आंसर आपका 4:3 होना चाहिए, लेकिन यहां पर किसी भी ऑप्शन में 4:3 नहीं दिख रहा है। लेकिन आप इस वाले ऑप्शन को 4 से काट के देख लीजिए, 4 चौकू 16, 4 तिया 12। इस जगह आपको 4:3 मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो। यहां काटोगे तो ये 3 4 हो जाएगा, जबकि 4 3 की जरूरत है। इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। वैसे इन्होंने क्या किया है कि परिमाप को 4 इंटू भुजा करके दिखाया है, लेकिन जब 4 का गुणा दोनों जगह होगा, 4 का गुणा 4 में किया तो 16, 4 का 3 में कर दिया तो 12 है, इस तरीके से दिखा दिया है। लेकिन 4 दोनों में कॉमन है, वो कट के रहेगा तो 4 3 ही। तो ऐसा कोई सेंस नहीं है, यही आंसर आपका सही है और ये इसी से मिलता जुलता है, इसलिए आंसर इसको माना जाएगा। बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। देखो, लंबाई और चौड़ाई, अगर चौड़ाई को हम x कह दें तो इसकी लंबाई को 3x कहना पड़ेगा। क्यों, इस लाइन को पढ़िए, कह रहा है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप तो तब पता चलेगा ना जब भुजाएं पता होंगी, लंबाई और चौड़ाई पता होगी। तो ये क्या दे रखा है हमको, यहां क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, L इंटू वी। देखो, ऐसे प्रश्नों में, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में एक बात बड़े आराम से समझ लो कि जब भी आपको कोई चीज गिवन है न्यूमेरिकल वैल्यू में, नंबर्स में, उसका फॉर्मूला उसके इक्वल में जरूर दिखाना है, वहां से काम जरूर बनेगा आपका। ठीक है, दिखते हैं। तो L इंटू वी बराबर हो गया 27 और एल बी की वैल्यूज ये रही 3x इंटू 2x, सॉरी 2x नहीं है, ये मैंने गलत कर दिया यहां पे। ठीक है, एक सेकेंड, कहां गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन ही गायब हो गया, वाह। चलो कोई नहीं, जो क्वेश्चन याद है उसी से हम इसको कराने की कोशिश करते हैं। कहां चला गया क्वेश्चन हमारा? ये तो वर्गों वाला है, आयत का था। चलो यहां पर आने वाला है x, यहां पर आने वाला है x, क्योंकि ये 3x इक्वल 27, ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर इक्वल 27। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आने वाली है 3। उठा के रख दीजिए, मतलब जो लंबाई बनेगी वो हो गई 9, जो चौड़ाई बनेगी वो है 3। और ये बात आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि अगर क्षेत्रफल 27 है, कह रहा लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो 27 के 2 ही फैक्टर बन सकते हैं, 9 गुना 3। तो देखो 3 गुना वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। तो एक 9 है और एक 3 है। अगर हमें निकालना है परिमाप, तो 2l प्लस b, यानी लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना, 9 2 12, 12 का 2 गुना 24। इस तरीके से आप तुरंत इसको बना सकते हैं। यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 9 प्लस 3, तो 2 इंटू 12, आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, उनके आधारों का अनुपात इतना, ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। देखो, अगर त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। और क्योंकि यहां पर दो त्रिभुज हैं तो मैं इसको अलग अलग दिखाने के लिए H1 और B1 मान लेता हूं। तो दूसरे वाले का जो होगा वो 1/2 H2 और B2 मान लेता हूं। और ये क्षेत्रफल का अनुपात हमको पहले से दे रखा है, कितना है? 1/2। देखो ये दोनों जगह कॉमन है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तो खत्म ही हो जाएगा। H1/H2, क्योंकि हमें ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, तो ये तो हमसे पूछा गया है। H1/H2 ये तो हमसे पूछा गया है, इनटू B1/B2, आधारों का अनुपात दिया गया है कितना? 3/4। तो B1/B2 की जगह हमने 3/4 लिख दिया। यहां पर आ जाएगा 1/2। तो जब हम निकालेंगे H1/H2 तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो पलट जाएगी, मतलब 4/3। 2 से ये 2 कट गया, 2/3। आंसर आ गया 2:3। 2:3 कहीं दिख रहा है? ये रहा डी ऑप्शन, 2:3। बोलो भाई, इतनी बात एकदम क्लियर है? किसी को कोई समस्या? बहुत बेसिक से सवाल है, लेकिन सारा खेल किसका है? फॉर्मूले का। अगर आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला नहीं पता है, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लंबा किया है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप वैल्यू को समझ जाते हो तो इतना टाइम नहीं लगता है। हम जानते हैं कि ये वाली वैल्यू इक्वल में आएगी, ये वाली दूसरी तरफ होगी, और दूसरी तरफ की वैल्यू जब दूसरी तरफ जाती है तो पलट जाती है। तो जैसे ही आप 1/2 में 4/3 का गुणा कर देंगे, ये वैल्यू इससे इसको काटेंगे, आंसर आ गया 2:3। तो ये सब तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपर समझ पाएंगे चीजों को। हैवी ड्राइवर बनने में टाइम लगेगा, बाजीगर बनने में समय लगेगा। आप पहले प्रॉपर तरीके से सीखिए। जब आप नए ड्राइवर होते हैं, नए राइडर होते हैं, तो बहुत चीजों को देख देख के चलना पड़ता है। अगर आप नए राइडर, नए ड्राइवर हैं और आप बहुत तेजी से चल रहे हैं, दांत टूटने की पूरी संभावना है, आपके 2-1 दांत कम हो जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि आप इसको पहले धीरे धीरे करके अच्छे से सीखिए, बाद में अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगला सवाल आ गया, एसएससी जीडी का ही है, 2019 में आया हुआ सवाल है। यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, ये लंबाई की बात हो रही है कि 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, तो इसका यह मतलब है कि पहले 4 थी, अब 5 कर दी जाए। और ये चौड़ाई की बात हो रही है कि चौड़ाई को कम कर दिया जाए, 3:2 के अनुपात में कम कर दिया जाए। तो पहले जहां 4 लंबाई थी वहां चौड़ाई 3 थी, अब जहां 5 लंबाई है वहां चौड़ाई 2 है। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो पुराना वाला क्षेत्रफल जो है वो कहीं ना कहीं 12 के अनुपात में होना चाहिए, और नया वाला जो क्षेत्रफल है, क्योंकि नई वाली लंबाई बढ़ के 5 हो गई है और चौड़ाई घट के 2 हो गई है,
तो 5 गुणा 2 यानी कि 10 हो जाएगी। मतलब इस लंबाई और चौड़ाई का गुणा, इस लंबाई और चौड़ाई का गुणा, इन्हीं का अनुपात पूछा है। तो 12:10 आपस में काटेंगे तो 6:5, 6:5 इज द आंसर। बोलो भाई, है बिल्कुल आसान, एकदम बाजीगर, आसानी से हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो तो बड़ी आसानी से ये सवाल बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, यानी कि 4 इंटू भुजा, इसको मैं 4a दिखा देता हूं, 4a इक्वल है 2 पाई आर के। यही तो कहना चाहता है कि एक वर्ग और वृत्त के क्या परिमाप समान है, तो यही तो बात कहना चाह रही है कि जो 4 इंटू भुजा है वो 2 पाई आर के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है। अगर क्षेत्रफल 1386 है तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये 1386 हो गया। इसका मतलब इसका मान जो है वो 22/7 है, तो आर स्क्वायर बराबर 1386, यहां 22/7 है, पलट कर जाएगा 7/22 हो जाएगा। 11 से काटें, कट जाएगा। 11 से 2 बार कटा, 11 से 1 बार कटा, बच गए 2, 28, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, तो ये हो गया 126 इंटू 7/2। 2 से काटेंगे 6, 3, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ रही है 63 इंटू 7, 63 इंटू 7। दोबारा से लिख देता हूं जल्दी में लिखने में, 63 इंटू 7। देखो मल्टीप्लाई करने से अच्छा कि हम इसके फैक्टर करेंगे, उससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो 63 को लिख सकते हैं 9 इंटू 7, अब 7 तो पहले से है, तो जब हम r निकालेंगे तो ये जो 9 है, ये जो 9 है वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और जो 7 2 बार है वो 1 बार आएगा, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 21 हो जाएगी। और वही जब हम यहां रखेंगे 21 को, तो वहां से एक ही वैल्यू निकल के आएगी। तो रखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ये इसको काटेगा 3 बार, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अभी डिवाइड में 4 भी आना है, तो जब हम एक ही वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो 2 इंटू 22 इंटू 3/4, 2 से ये 2 बार कैंसिल और 2 से ये 11 बार कैंसिल। तो जो भुजा है आपकी यहां पे निकल के आ रही है कितनी, जो भुजा आपकी आ रही है वो 33 निकल के आ रही है। ठीक है, 33 आ रही है, क्षेत्रफल पूछा है तो 33 का आप स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर बन जाएगा कितना आएगा, 1089, क्योंकि 3 का आखिरी में स्क्वायर जो होगा वो 9 ही हो सकता है और तो कोई हो नहीं सकता। 1089 इसका हो जाएगा। तो कैसे करना है, कनेक्शन एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। दोबारा से चीजों को समझ लेते हैं एक बार। इसको मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन भी हट गया हमारा, वेरी गुड। देखो हमें सबसे पहले क्या, वृत्त का क्षेत्रफल दिया, उस क्षेत्रफल से हमने निकाली त्रिज्या और उस त्रिज्या को हमने रख दिया परिधि में, परिधि से हमने निकाली भुजा और भुजा से हमने निकाल दिया क्षेत्रफल। ये हमारा रूट था। बात समझ आई होगी। क्षेत्रफल से त्रिज्या पे गए, त्रिज्या से हम परिधि पे गए, परिधि से फिर हम वर्ग की भुजा पर गए और वर्ग की जब भुजा मिल जाएगी तो वर्ग के क्षेत्रफल पर चले गए। अगला क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:2:1 इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 88 देन द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड। बहुत आसान सा सवाल है। मैंने कहा जो परिमाप है सभी भुजाओं का योग होता है, तो इन सबको जोड़ दो, 5 + 2 + 1 कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो हमारा परिमाप तो 8 है बट क्वेश्चन का 88 है, तो कहीं ना कहीं 11 गुना होने का संबंध है। 11 गुना होने का संबंध है। सबसे बड़ी भुजा 5 होगी, तो 5 का 11 गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा 55। सबसे छोटी पूछता तो 1 का 11 गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा 11। ऐसे आपको सोचना होता है, बहुत आसान है। अगला सवाल देखो,
इसको कैसे करेंगे, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, और जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। सॉरी, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, समझ नहीं आ रहा वो क्या लिख दिया है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। 9 सेंटीमीटर अधिक है तो +9, यहां -6, यानी दोनों भुजाओं में 15 का अंतर होना चाहिए। आगे कह रहा है आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा, देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो एक तो तरीका यह है कि अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो a² होगा, आयत का क्षेत्रफल l × v होगा, तो a² बराबर l और v की वैल्यू ये लिखी हुई है, मतलब a + 9 a - 6 है यहां पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां तो हो गया a², a का a से करोगे तो ये भी a², a का 6 से करोगे तो माइनस का 6a प्लस का 9a, और इन दोनों का करोगे तो माइनस का 54। a² से a² कैंसिल हो गया, 9a में से 6a हट गया, 3a बचा, तो 3a की जो वैल्यू है वो 54 आ रही है, तो जो a आएगा उसकी वैल्यू 18 आएगी। कितनी आएगी? 18 आएगी। क्या कह रहे हैं, आयत का परिमाप क्या होगा, तो a की वैल्यू अगर 18 है, अगर a की वैल्यू 18 है तो उसको हम जब यहां रखेंगे तो देखो कितना बनने वाला है, अगर 18 है तो ये 18 से 9 ज्यादा होगा, यानी कि 27 होगा, और ये 18 से 6 कम होगा, यानी कि 12 होगा। दोनों को जोड़ते हैं, लंबाई और चौड़ाई को, 39 और 39 का डबल कर देते हैं 78, क्योंकि 2l + b फॉर्मूला होता है, 2l + b। इन दोनों को जोड़ोगे तो 39 और 2 का मल्टीप्लाई होते ही 78। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के लिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब समबाहु त्रिभुज के बारे में कल ही बताया था कि उसका जो परिमाप होगा वो 3 × भुजा होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं समान होती हैं, जो कि कितना है 36√3 है। 3 से इसको काटोगे तो 12 बार कटेगा, तो इसकी भुजा हो गई 12√3, 12√3। ठीक है, कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई का भी फॉर्मूला है, अगर मैंने कल नहीं बताया तो आज नोट कर लीजिए, √3/2 × भुजा, ये इसका फॉर्मूला है। तो √3/2, और जो भुजा यानी कि साइड है वो 12√3 है, ये इसको काटेगा कितनी बार, 6 बार। √3 कितना हो जाएगा, प्रॉपर 3 हो जाएगा, तो 6 × 3 ये हो जाएगा 18। कहां है आंसर, है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोलो आज की सारी बात समझ आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी को कोई दिक्कत होगी। एक बार देख लीजिए, अगर कोई बात है तो आप कमेंट में लिख दीजिए।